हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 के लिए ईवीएस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये वही क्वेश्चन होंगे जो पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए सीटेट के उन्हीं से क्वेश्चन लिए गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। मतलब यहाँ पे उन ऑप्शन को चुनना है जिनमें से सबसे ज़्यादा आयरन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला, पालक, गुड़। आंवला, पालक और गुड़, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है आयरन की, इन ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाजर, चुकंदर, मूली। गाजर, चुकंदर और मूली। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाज, चील और जो गिद्ध है, यह इंसान से 4 गुना ज़्यादा दूर की वस्तुएं देख लेते हो। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में ही संविधान हमारा बनाया गया था। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो यह कस्बा किसका भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना का भाग है। यह किसका भाग है, तेलंगाना राज्य का भी प्रेजेंट टाइम में भाग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैना। क्या हो जाएगा आंसर इसका, मैना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पे जो मणिपुर है, यह भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो यहाँ पे इन ऑप्शन के अनुसार गुजरात और तमिलनाडु राज्य में जो है कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना।
नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इस कार्य में जो है बच्चों की सबसे ज़्यादा इंद्रियां शामिल हो पाएंगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इस वजह से वो प्रोत्साहित करती है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा किस लिए किया जाता है? तो ऐसा किया जाता है कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो तोरांग का अर्थ है जंगल, यह बोला जाता है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है यहाँ पे। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए। मिर्ची को हमारे देश में किस देश के व्यापारी लाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। कहाँ फैलाए थे? दक्षिण अफ्रीका फैलाए थे। कहाँ फैलाए थे? दक्षिण अफ्रीका फैलाए थे। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना बिल्कुल सही है। यहाँ पे रामस प्रदान करना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भोजन संचित और भंडारण करना ये भी सही है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना ये भी सही है। तो यहाँ पे जो इनमें से जड़ों के कार्य हैं, मतलब ये जड़ों के जो कार्य हैं, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन, मतलब ये तीनों ही जड़ों के कार्य हैं। जबकि यहाँ पे रामस प्रदान करना यह जड़ का काम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए, सी और डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा असम के लोग। असम के लोग जो है अपने घरों को ढालू छत वाले बनाते हैं और मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो यह प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इसके बारे में बताया गया था एनसीएफ 2005 में जो है ईवीएस के पाठ्यक्रम में। तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन वाला हमारा जो है पाठ्यक्रम में शामिल, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो यहाँ पे पूछा गया है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये दोनों ही चीज़ें नहीं इसमें दर्ज करना चाहिए। जबकि मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, इनको क्या दर्ज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन मतलब यहाँ पे गलत दिए गए थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए एक अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। इसको छात्रों के प्रगति की निगरानी करने में क्या होती है, इसकी मदद मिलती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ विकसित करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में।
निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवधारणा मानचित्रण जो है आकलन में एक व्यापक संकेतक नहीं है, जबकि सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, ये तीनों ही क्या है, आकलन के एक व्यापक संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बेरूनो के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बिल्कुल सही दिया गया है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी सही दिया गया और डी ऑप्शन भी सही दिया गया, जबकि यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, सी और डी, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आपका घर यक्ष पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा, जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम में। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखो वही है ट्रेन वाला क्वेश्चन। तो इसका जो है औसत चाल बराबर जो सूत्र होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, इससे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 38.5 किलोमीटर। और ये वाला जो ट्रेन वाला चैप्टर ये हम लोग एक अलग से पढ़ेंगे, उसमें समझ में आ गया, ऐसे एक क्वेश्चन से समझ में ना आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।